Okay, starting with the chapter Forest and Wildlife Resources. This chapter will not at all come in boards. It's just for your test only. So मतलब वही है कि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस प्रिपेयर करना, बोर्ड में इस चैप्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम गिविंग यू, बहुत ईजी चैप्टर है, वही जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा है वही है, बट स्टिल मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. इसके पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेना. बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ द अर्थ विच पूरा आपको पता ही है कि एबायोटिक प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर वगैरह सब कुछ, एयर, वाटर, विंड, सब कुछ बायोस्फीयर है. इकोसिस्टम, इंटीग्रेटेड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट. सारा कुछ मतलब सारा इकोसिस्टम मतलब जो इंटरडिपेंडेंस होती है फूड चेन्स में, वो सारे प्लांट्स हैं वो फ्लोरा हैं, जो एनिमल्स हैं वो फौना है. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एनिमल्स को बचाने के लिए बनाई जाती है. बायोडाइवर्सिटी, सम टोटल ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वेस्टलैंड, जो लैंड कल्टिवेबल ना हो. नॉर्मल स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल, जैसे कि रोडेंट्स, कैटल वगैरह, ये एंडेंजर्ड नहीं होने वाले. एंडेंजर्ड वो जो अभी ख़त्म होने वाले, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. और वल्नरेबल यानी कि वो जरा सा भी, दीज आर सम स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैव डिक्लाइन टू द लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इन टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी. मतलब अब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ माने जाएंगे, ये बस ख़त्म ही होने वाले हैं. रेयर स्पीसीज़ यानी जैसे वाइट टाइगर वगैरह, ये कुछ स्मॉल पॉपुलेशन ही है हमारे पास, वो रेयर स्पीसीज़ है. उसके बाद इसके फर्स्ट यू विल गिव द प्रिपेयर द टर्म्स एंड गिव द टेस्ट. उसके बाद इनके जो MCQs हैं और जो वेरी शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट में भी ये देखो IUCN का एक है बस अलग, फुल फॉर्म करनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. बाकी एंडेमिक, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल तो हमने कर ही लिया. एक्सटिंक्ट जो अब पाए नहीं जाते, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. फिर एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड इन सम प्रैक्टिकल एरियाज़, मतलब जैसे लायन है तो वो गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं. ओके, सो एंडेमिक स्पीसीज़ वो हैं, जैसे लायन जो है वो स्पेसिफिकली गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं. स्पीसीज़ विच आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज़ यूजली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स. तो वो हैं हमारे ये वाले स्पीसीज़, व्हाट वी कॉल एज एंडेमिक स्पीसीज़. उसके बाद तो ये सारे वन वर्ड्स ही हैं. और डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है. यहाँ पर JFN है, JFM है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था कि जो फॉरेस्ट बिगड़ चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, उनको फिर से रिस्टोर करना. चिपको मूवमेंट एक ट्राइबल कम्युनिटी में ये हुआ था कि ट्रीज़ काटने आए थे जब ब्रिटिशर्स, तो सारे मेल्स थे वो उस टाइम पे वहाँ पर नहीं थे, तो सारी वुमेन ने ना ट्रीज़ को हक कर लिया था कि चिपको मूवमेंट मतलब हक कर लिया था कि अगर काटोगे तो हम भी साथ में ही कटेंगे, आपको हम ट्रीज़ नहीं काटने देंगे. तो दैट वाज चिपको मूवमेंट. वो ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था. India has a rich flora and fauna. Explain. India is one of the world's richest country in terms of biological diversity. इसमें 8% of the total area of species in the world India में ही पाई जाती हैं. फिर इतनी प्लांट स्पीसीज़ हैं और इतनी फ्लावरिंग स्पीसीज़ हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं. So it's quite good. Mining is one of the major important factors responsible for deforestation. Mining operation needs big machines, labor, roads, railways, etc. All these lead to deforestation. माइनिंग की वजह से बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया क्लीन अप करना पड़ता है. द बक्सर टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल इज़ सीरियसली थ्रेटन, क्योंकि वेस्ट बंगाल में माइनिंग की वजह से टाइगर रिजर्व जो है वो पूरा कोलैप्स हो रहा है. माइनिंग ऑपरेशंस हैव कॉज, बहुत इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है. इकोलॉजिकल यानी एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है रिजर्व को भी और उसके आसपास के रीजन में भी. माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो स्पीसीज़ का माइग्रेशन रूट है वो ब्लॉक हो गया है. बहुत सारे इंडियन एलिफेंट्स की वजह का भी बहुत रूट्स ब्लॉक हो गए हैं, जो एक ओवरऑल नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है. द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की वजह से भी फॉरेस्ट को बहुत हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें काफ़ी सारा फॉरेस्ट क्लीन करना पड़ता है. कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब अपने इंडिगो वगैरह उगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर करे थे. रेलवेज़ वगैरह के लिए भी बहुत फॉरेस्ट क्लियर हुए थे. 1951 और 1980 में अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर इतने स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया.
सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया सब डिफॉरेस्टेड कर दी गई थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर डिफॉरेस्टेड कर दी गई थी एग्रीकल्चर के वजह से, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड की वजह से उनको क्लियर करना पड़ा था। फिर आ जाते हैं आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JFM। अंडर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकल कम्युनिटीज़ इवॉल्व हुए, उन्होंने डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज करा। द मेजर पर्पस ऑफ JFM इज़ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम एनक्रोचमेंट्स, यानी कि जो वुड की स्मगलिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग से, थेफ्ट से, फायर से, ये सारी चीज़ों से बचाना। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऐसे चीज़ें जो फॉरेस्ट से गम वगैरह मिलता है उनको यूज़ करो, आप लकड़ी मत काटो, आप टिम्बर मत यूज़ करो। टिम्बर यानी जो हम लकड़ी काट के जलाते हैं घरों में कुकिंग के लिए, उसके लिए मत यूज़ करो। फिर एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की डेफिनेशंस लिखनी और एग्जांपल्स देने हैं, मतलब ये तो बहुत ईजी है, यू कैन डू। व्हाट हैज़ बीन कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या फ़ायदा हुआ है इंडियन हैबिटेट को। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ पब्लिश की गई कि भाई ये स्पीसीज़ जैसे कि कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स ऑफ टाइगर्स, बर्ड्स, अदर एनिमल्स, हाइनाज, इन सब की लिस्ट बनाई गई। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, ये जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको बचाने के लिए ये जो है इस कैंपेन का मेन मोटिव था। हंटिंग बैन की इन्होंने, लीगल प्रोटेक्शन दी इन हैबिटेट्स को, और ट्रेड एज वाइल्ड लाइफ, पहले स्मगलिंग होती थी ना चीता वगैरह की स्किन की, एलिफेंट के टस्क की, तो उनकी ट्रेड पे भी रोक लगाया और हंटिंग भी बंद कर दी। The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, one-horned rhinoceros, the Kashmir stag और हंगुल। ये सारे जो endangered थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली कैंपेन चलाए गए। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर, अब इसमें इतने सारे नाम हैं तो एटलीस्ट 5-6 तो आपको लिखने ही पड़ेंगे और वो वेरी शॉर्ट में भी हेल्पफुल रहेंगे। मैनी नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स भी एस्टैब्लिश हुई इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। गिव 3 रीजंस व्हाई वी नीड टू सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 रीजंस व्हाई वी नीड टू सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। वी ह्यूमंस अलॉन्ग विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, हम उसके पार्ट हैं, एंड वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Plants, animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil जो हमारा food बनाती है। हम सब एक दूसरे पे interdependent है। The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. Biological loss is correlated with the loss of cultural diversity. यानी अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ्स पे भी। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, हम पूरे के पूरे स्पीसीज़ हमेशा के लिए एनिमल्स, अगर टाइगर का ध्यान ना रखा जाता तो हो सकता था कि अभी तक तो टाइगर की स्पीसी ही अर्थ से चली गई होती। और टाइगर जो है वो कार्निवोरस है, वो और बहुत सारे हर्बीवोर्स को डिवोर करता है, कंज्यूम करता है अपने फूड के लिए, तो उन हर्बीवोरस की गिनती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। सो एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। उसके बाद how does biological loss of forest and wildlife correlate the loss of cultural diversity? Biological loss of forest and wildlife has increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities जो एक दूसरे पे सीधा डिपेंड करते हैं for food, drink, medicine, culture. द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन यानी फॉरेस्ट का ख़त्म होना, सच एज बहुत सारे ड्रॉट, अकाल पड़ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आना, क्योंकि ट्रीज़ के रूट्स ही पानी को बांध कर रखते हैं। अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो पानी रुकेगा नहीं और फ्लड्स आएंगे और बहुत मुश्किल टाइम फिर हमें देखना पड़ता है। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ड्यू टू बायोलॉजिकल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी डिसअपियर हो गई हैं। तो here are short answers get completed. Starting with the long answers, they are also not much, only 3 are there. So let's see the question 1. Forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. वही सेम चीज़ें हैं। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ फायर इज़ नॉट, ये देखो यहाँ पर ये जो
ये वाला पॉइंट है, ये भी इसमें आ सकता है कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू बट वो कल्चरल डाइवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं जो वेरियस कंपोनेंट्स अपनी फूड्स, ड्रिंक, मेडिसिन के लिए उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे मूरिया, गोंड्स, धूरवाज, इनके हैबिटेट ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। इम्पैक्ट ऑन वुमेन, इवन अमंग द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन जो है उन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूल यानी लकड़ियाँ इकट्ठी करना, फॉडर, वाटर, बाकी सारी नीड्स के लिए ध्यान रखना। ये सारे रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो जाएंगे तो वुमेन के लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। द ट्रेजेडी की जगह प्रॉब्लम्स वर्ड लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको 10 किलोमीटर तक वॉक करके जाना पड़ता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ लेकर आने के लिए, वो और ज़्यादा जाना पड़ जाएगा। पॉवर्टी, तो डिफॉरेस्टेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंडेंट है। अगर उनका फॉरेस्ट ही ख़त्म कर दिए जाएंगे तो वो क्या खाएंगे? ऑब्वियसली उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कंजर्वेशन ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। क्या हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है? क्यों? क्योंकि इट प्रिजर्व्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो हमारा लाइफ सिस्टम सपोर्ट है, वाटर, एयर, सॉइल। फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा? तो उस वे से भी। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो एक उन्होंने नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दी हैं। ये तीनों नंबर्स आपको लर्न करने हैं और ये वेरी शॉर्ट में भी ऑलरेडी होंगे ही। फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो वही है कि ऑल लिस्ट वगैरह बनाई गई है, तो वो शॉर्ट आंसर्स में था ये वाला पूरा पॉइंट। डिट्टो वही सेम लिख देना। प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जैसे द टाइगर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द टाइगर 100, ये सारा सेम पॉइंट आ रहे हैं शॉर्ट आंसर के मान्या। सो दिस यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर ओनली, वही सेम पॉइंट्स लिख दो। और फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई जिसके थ्रू जो भी स्मगलिंग वगैरह है वो सब कुछ रोक दी गई। फिर 3 ये डिस्टिंग्विश है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं दे आर परमानेंटली एम्बार्क्ड आइदर फॉर प्रोडक्शन और अदर फॉर, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा, आगे के जनरेशन यूज़ करेगी। मोर देन 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, ताकि हम उनको में छेड़ाछाड़ी ना करें, वो नेचुरल तरीके से डेवलप रहें। वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फिर उनके कुछ 2-3 एग्जांपल्स दे दो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो हैं जो अब डिप्लीट हो चुके थे बट अब उनमें फर्दर डिप्लीशन नहीं होगी। 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। फिर उनके एग्जाम्पल दे दो। अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी कि इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट, कुछ इतने घने फॉरेस्ट होते हैं जहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। तो दीज कंसिस्ट ओनली 16% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, वो भी गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। एंड द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात फॉल अंडर दिस कैटेगरी।